तो क्लास 10th के स्टूडेंट जल्दी से अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, टेबल पे बैठ जाओ, अपनी एनसीईआरटी को खोल लो, इस लेक्चर को खोल लो और मेरे साथ अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। So my name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this amazing platform Progressive Education in the bracket ProEd। ठीक है। चलो मैं आपको एक ग्लांस दे देती हूँ टू ऑल दो स्टूडेंट्स और न्यू टू दिस चैनल। सबसे पहले तो मैं इस चैनल पे साइंस एजुकेट करती हूँ स्टूडेंट्स को, और मैंने अपना खुद का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए, टू ऑल दो स्टूडेंट्स और अपियरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशंस 2025, जिन्हें ये लगता है कि शायद मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी अभी अधूरी रह गई है या मुझे रिवीजन की ज़रूरत है या मुझे किसी भी और पर्टिकुलर हेल्प की ज़रूरत है, तो उन सारी समस्याओं का समाधान आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है एज अ गुड स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। लाइक क्यों करना है? ताकि जब जैसे ही आप लाइक करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का। शेयर क्यों करना है? आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी सी हाईलाइट सीरीज़ पहुंच पाए, आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। ठीक है। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जब कभी भी मैं एक नई वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट करती हूँ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में साइंस को 90+ मार्क्स एस करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है। सो नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लर्निंग इज अ प्रोसेस। ठीक है। लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस होती है जो कि बेस्ड होती है सबसे पहले नॉलेज पे, प्लस सेकेंडली इंटेलिजेंस पे, और थर्ड थिंग स्किल्स पे। जब मैं आपको नॉलेज की बात करती हूँ तो ये वो चीज़ें होती है जो आपकी किताबों में लिखी होती है। इंटेलिजेंस वो होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान उस किताब को किस तरीके से पढ़ के उस नॉलेज को गेन करता है। एंड थर्ड थिंग होती है स्किल्स, जो कि एप्लीकेशंस बेस पे आती है। तो इन तीनों चीज़ों का सम अप करके ये मैंने अपना क्रैश कोर्स लाया है। ठीक है। इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में 5 days हमारी थियोरी चलती है, थियोरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। हमारी 1 या 2 दिन में एनसीईआरटी खत्म होती है। मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करवाती हूँ। और इस पर्टिकुलर वीक में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैलेंसिंग अपने तरीके से। बैलेन एन आएगा बीच में, बैलेंसिंग लेके आई हूँ मैं अपने तरीके से, जिससे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अगर नहीं आती है तो आप इस पर्टिकुलर मेथड को कोशिश कर सकते हो एक बार समझने की, और आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली एस करोगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट हम जल्दी से ज़्यादा बच्चों तक इस अमेजिंग क्रैश कोर्स को पहुंचा सके। इफ़ यू थिंक कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो मैंने आज लिया है, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 2, दैट इज़ रिफ्रैक्शन, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन हाईलाइट कराऊंगी, एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते ये बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसे एंजॉय कर सके। ठीक है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये बोला गया है लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मैंने आपको इसके जो फर्स्ट पार्ट आया था एनसीईआरटी हाईलाइट में, तब मैंने आपको डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, याद है आपको? कमेंट सेशन में बताओ किन किन बच्चों को डिफ्रैक्शन के बारे में पता है और क्या होता है डिफ्रैक्शन, ये भी आप कमेंट सेशन में बताओगे। यू आर सपोज टू राइट इट्स डेफिनेशन। ठीक है, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन paths in transparent medium. What happens when light enters from one transparent medium to another? इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे ना रिफ्लेक्शन की, तब हम लोग बात कर रहे थे लाइट को एक ओपैक मीडियम पे, मान लो ये मेरा ओपैक मीडियम है, इस पे जब मैं लाइट गिराऊंगी तो लाइट क्या करेगी। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइट जब ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरेगी तब वो क्या करेगी। ठीक है। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड, ये पूरा जो है, ये पूरा पैराग्राफ, it is based on examples of refraction. पिंक कलर से मैं जितना भी लिखती हूँ वो क्वेश्चन जैसा है कि उसके चांसेस है पूछे जाने के। आपको पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर पार्ट से रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो डेफिनेटली जब 2 मार्कर में आता है तो आप ये बताते हो कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये सारे उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम है। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जब एयर से लाइट ग्लास स्लैब में जाती है तो वो मुड़ क्यों जाती है।
जब आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तब तो आपने ये देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो इक्वल था, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम कि किस मीडियम से लाइट किस मीडियम में जा रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। ये ले लेते हैं। Our printed matter let the letters appear raised when viewed through a glass slab। ये ऐसे कह रहे हैं कि जब हम एक पेपर पे कुछ लेटर्स लिख देते हैं और उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं ना, तो हमें वो जो लेटर्स है वो थोड़े से ऊपर रेज्ड दिखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट अ लेमन केप्ट इन वाटर, a lemon kept in water, is there any lag? I hope so, there is no lag, appears bigger than its actual size। ठीक है। viewed from sides, have you ever account any experiences, ये सारे बस एग्जाम्पल्स है। क्या क्वेश्चन आ सकता है ये मैंने आपको बता दिया। हमारा पैराग्राफ 1 जो है वो डिकोड हो चुका है। लेट्स कंसिडर द केस ऑफ अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल। ये बस ये बता रहा है कि एक अगर मेरे पास एक ग्लास जार है या फिर एक टम्बलर है, उसमें मैंने यहाँ तक पानी भर दिया। जब मैं यहाँ पे पेंसिल डालूंगी तो ये मुझे थोड़ी सी ऐसे शिफ्टेड दिखेगी, ठीक है। इसका एक्चुअल पाथ ऐसे होना चाहिए था, बट ये मुझे थोड़ी सी शिफ्टेड दिखती है। तो ये जो शिफ्ट दिखती है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ये रिफ्रैक्शन, ठीक है। द लाइट रीचिंग टू यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल इन द वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। यही होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये आपका एयर था और ये वाला जो पार्ट है आपका वाटर है। तो जब एयर से जो आपकी लाइट आ रही है और जो पानी से जो आपकी लाइट आ रही है, आपको ऐसा लगता है देखने में कि जो पानी से है वो अलग लाइट आ रही है, जबकि वो सेम ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। फॉर सिमिलर रीजंस द लेटर्स वर अपीयर, एंड ये सब रीजन बता दिया कि ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट लाइट travel in same direction in all media, does not travel in same medium in all, does not travel in same direction in all media. It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of the light of the second medium changes। क्या है इस पर्टिकुलर चीज क्या है इस पर्टिकुलर चीज का मतलब कि जब एक मीडिया से लाइट दूसरे मीडिया में जाती है, कैसे जाती है? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है कि वो टेढ़ी जा रही है, ठीक है। अगर मान लो कि ये मेरा सरफेस है ना, तो लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं आ रही है। अगर लाइट परपेंडिकुलर आएगी तो फिर तो वो नॉर्मल पे ही हो जाएगी, है ना। आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ये नॉर्मल होता है बीच में, ये अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये मेरा नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लेकिन अगर मेरी लाइट जो है वो नॉर्मली ही किसी पे पड़ रही है, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो हो जाएगा मेरा, और उस पर्टिकुलर केस में फिर आगे देखना ही नहीं रहेगा। सो ये पर्टिकुलरली आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि लाइट जो है वो ऑब्लिकली गिर रही है। जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो उसका जो प्रोपगेशन है, लाइट का जिस तरीके से वो प्रोपगेट करती है वो बदल जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि उसने अपना रास्ता बदल दिया। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपने अपनी स्कूल की कुछ क्रश को देख लिया कहीं, उसको आपको पता चला कि उसका घर वहाँ पे है, तो आपका किस तरीके से ऐसे डायरेक्शन बदल जाता है। और अगर आप जा रहे हो और अगर आपने टीचर को देख लिया तो आप क्या करोगे? सो सी दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू। मान लो कि ये आपकी नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल कभी भी पहले नहीं बनाई जाती है, मैं नॉर्मल जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही बनाई जाती है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सो मैंने ऐसे बना दिया। ये आप हो, ठीक है। आप इंसिडेंट हो रहे हो इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे। सो इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जैसे ही आपने अपनी क्रश को देखा तो आपका जाने का रास्ता ये था, तो आपने अपने जाने का रास्ता इस पर्टिकुलर रास्ते से दूर कर दिया, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी लगी। और सिमिलरली अगर आप जा रहे हो और आपकी कोई खड़ूस टीचर जो हमेशा आपको बस ढूंढ के ताना मारना सोचती रहती है कि बस ये दिख जाए इसको ताना मारूं, तो आप क्या करोगे? अगर ये आपके घर का रास्ता था तो आपके घर के रास्ते से आप नज़दीक चले जाओगे, ठीक है। अब क्योंकि टीचर टफ होता है तो आप उसको ऐसे मानो कि वो डेंसर होता है, और क्योंकि क्रश का बहुत रेयर होता है मिलना, तो आप ऐसा समझ लो कि वो रेयर है। क्या गजब एग्जाम्पल आया है
ये एग्जाम्पल तो याद रहेगा ही आपको, ठीक है। यू विल नेवर एवर फॉरगेट दिस एग्जाम्पल इन योर होल लाइफ। इफ यू लाइक दिस सेशन, जस्ट कीप लाइकिंग माई वीडियोज सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाए, ठीक है। इस फिनोमिनन को चलो हाईलाइट ही कर देती हूँ। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है मैम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेरा? एक अच्छे से मैं ना हाईलाइट कर देती हूँ आपको। व्हेन लाइट, it appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. Direction of propagation of light का क्या मतलब? सब सिंपली ऐसा समझो कि उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो उससे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक्टिविटीज इन जनरल नहीं पूछी जाती है। ये एक और एग्जाम्पल है किसका? रिफ्रैक्शन का। इसको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो रेड से। टू अंडरस्टैंड फिनोमिनन ऑफ, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब का ना मैथमेटिकल पूरा का पूरा मैथमेटिकल प्रूफ मैंने आपको अपने वीडियो में दिया है, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके इस ग्लास लैब का मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो देख लेना है। ये जो पूरी इधर रामायण लिखी है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में अभी के लिए मैं बता देती हूँ, लेकिन वहां जाके एक बार कंसिडर जरूर करना, ठीक है। मैम आप गंदगी बहुत कर देते हो, अब इसमें हाईलाइट करने जैसा बचा क्या है? यही मजा है पढ़ने का, पता है, जब आप पेन पेपर लेके पढ़ते हो, ऐसे सब अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, मैंने अपने वीडियो में भी यही किया था। हम ग्लास स्लैब को पढ़ने से पहले सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ेंगे, और उसके बाद ग्लास स्लैब में आएंगे, ठीक है। दिस इज द वे टू रीड इट। एनसीईआरटी में अगेन मैंने कहा था आपसे पहले भी कि थोड़ी सी उल्टी चीज़ें दे रखी है। जो चीज़ पहले देनी चाहिए वो बाद में दे रखी है, बाद में देनी चाहिए वो पहले दे रखी है। सो मैंने उसको एकदम लाइन टू लाइन करके आपके लिए लाया था अपने उस वीडियो में, जिसमें मैंने इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको बोला कि मैंने दिया है। आप क्या करोगे, जाओगे उस वीडियो को देखोगे इसका मैथमेटिकल प्रूफ के लिए। और एल्स आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने आपके पूरे के पूरी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को आपको लेके आया है एक एज अ नोट्स फॉर्म में, एज अ पीपीटी फॉर्म में। आपको पता है आप डाउनलोड करते हो पीपीटी, आपका पूरा चैप्टर, जैसे एसएसटी की पीपीटी बनानी होती है कभी, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब, अरे यूट्यूब क्या, गूगल या वगैरह कहीं पे जाके ऐसे डायरेक्टली पीपीटी डाउनलोड करते हो, बिल्कुल उन्हीं तरीके की पीपीटी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी अमेजिंग विथ अमेजिंग डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स के साथ मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। देयर इज नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट, ज़्यादा स्पेस रहेगी। जब ऑलरेडी पीपीटी फॉर्म में आपको कोई चीज़ अवेलेबल है, आप जाके उसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। ज़रूर से ज्वाइन करना मेरे टेलीग्राम चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी डाउनलोड कर सके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने आगे पढ़ लिए थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी आ रहा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है ये? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि अगर मान लो कि ये मेरा यहाँ पे ऐसे है, अगेन नॉर्मल हमेशा लास्ट में बनाई जाती है। कब? जब आप इंसिडेंट डे बना देते हो ना, उसके बाद नॉर्मल बनाई जाती है। ये है टू द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। नॉर्मल सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, वो सच में एग्जिस्ट नहीं करती है, आप उसे बनाते हो विद रेफरेंस के लिए। और फिर ये मान लो रिफ्रैक्शन ऐसे हो गया, तो ये जो एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये जो है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट द इंटरफेस। अगर मैं बात करूं एक्स वाई इज योर इंटरफेस, ठीक है। तो आपका ये क्या कह रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि ये तीनों जो है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपकी जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेगी। और दूसरा क्या कह रहा है बच्चों ये, कि ये जो साइन ऑफ आई है अपॉन साइन ऑफ आर है इक्वल्स आपका कांस्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चों को, यानी कि बहुत सारे बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नहीं समझ पड़ता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप इसकी मदद लोगे। जब मैंने आपको ग्लास स्लैब समझाया ना, जो भी बच्चे वो वीडियो जाके देखेंगे तो उनको पता होगा, मैंने ना ग्लास स्लैब बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाया है। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया, फिर ऑप्टिकल डेंसिटी समझाया, उसके बाद जो है आपका ग्लास स्लैब का मैथमेटिकल प्रूफ एकदम आसान हो जाता है, ठीक है।
ओके ये कांस्टेंट है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा ये एक बात कि इसी को ना स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। या आपको मैं बता दूं इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। पहले, सिंस आई एम अ गुड टीचर आई शुडंट लीव एनीथिंग। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इससे? सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। कई बार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना विथ एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में ना आप ये ग्लास स्लैब बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उसका प्रूफ थोड़ा सा देना पड़ेगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट यू आर सपोज टू नो इज बोथ ऑफ देम आर यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्सल लॉ क्या होते हैं बच्चों कि वो हर जगह वैलिड होते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना, मैं ऐसे याद रखाती हूँ बच्चों को कि जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है ना उसे ऊपर रखा जाता है। जैसे मैं ये बोलती हूँ सेकेंड की विद रिस्पेक्ट टू वन, तो किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और क्या करते हैं, चलो देखते हैं। अभी मैं बोल के नहीं सब बिगाड़ती, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कांस्टेंट वैल्यू, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना यही आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या बता रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी है विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। You have already studied that ray of light travels obliquely from one transparent medium to another into another and to change and it will change in direction in the second medium. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपसे? द एक्सटेंट ऑफ, बाप रे बहुत डार्क है कलर, सॉरी ये ले लेते हैं। The extent of change in direction takes place in a given pair of media is expressed in terms of constant appearing right hand side on the equation this. तो जो आपको मैं इतने देर से मैंने ये बताया कि sin of r upon sin of I upon sin of r जो कि मेरा कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है यही मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। The refractive index can be linked an important physical quantity, the relative speed of propagation of light। देखो इसमें ना बहुत सारे टर्म्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको हर एक चीज सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है ना तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट in the different media, it turns out that propagation of light is different। ये कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट जब एयर ऑफ वैक्यूम में देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जब हम लोग देखते हैं एयर या फिर वैक्यूम में, तो वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, इसलिए हम लोग उसको वैक्यूम की स्पीड जैसे ही बोल देते हैं। फिर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर गिवन मीडिया डिपेंड्स ऑन the value of refractive index for the given pair of media is depends on the media as given below। ठीक है, ये मैं आपको एक तरीके से लिखना सिखा देती हूँ, अभी वेट करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये मैं आपको बोल रही थी कि जिसको रिस्पेक्ट देते हैं ना उसको ऊपर रखा जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो, ये जाने दो अभी, ये रेशियो जाने दो, मैं सिर्फ लिखने का तरीका बोल रही हूँ कि देखो मैं सिखाती हूँ आपको। चलो कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, सारा का सारा ध्यान यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, म्यू से या फिर एन से। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 की बात मैं कर रही हूँ, दैट इज मेरा μ1 या फिर n1 हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यानी μ2 या और n2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि ध्यान से समझना इस चीज को, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है कि किसी भी मीडिया की ताकत किसी लाइट रे को अपने अंदर जाने से रोकने की। जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की जो ताकत होती है किसी वायर में, दैट इज रेजिस्टेंस, और वो क्या होती है, मटेरियल स्पेसिफिक होती है। उसी तरीके से जब आप इसकी बात करते हो ना बच्चों
कि लाइट जो है जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है, फॉर एग्जांपल अगर एयर से वाटर में जा रही है तो पानी उसकी स्पीड को कितनी रफ्तार से कम कर रहा है, दैट इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंस होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो चीज़ है वो मतलब जेन्यूनली में मटीरियलिस्टिकल वे में भी डेंस हो, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, मेरी मास बाय वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना मास है। लेकिन जब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करती हूँ ना तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि अगर मेरा एयर से पानी में कोई चीज़ जा रही है, मतलब लाइट जा रही है, तो पानी कितनी स्पीड उसकी कम कर रहा है, दैट इज़ योर ऑप्टिकल डेंसिटी। एंड यही चीज़ ऑप्टिकल डेंसिटी पे बेस्ड है आपका ये पूरा कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की ज़्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितनी ज़्यादा लाइट मुड़ जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने तक। ठीक है, तो अगर कोई मेरा डेंसर होगा मीडियम तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो इस जो भी मैं ये अभी बता रही हूँ उस चीज़ को याद कर लो। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। अब जहाँ पे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, या फिर ऐसा सोचो जहाँ पे मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, मान लो अगर एयर से पानी में मैं जा रही हूँ तो आपको पता है कि स्पीड जो है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, जब मेरी लाइट एयर से पानी में जा रही है तो मेरी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर कम कब होगी, जब ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा होगा, तो मतलब स्पीड जो है वो कम होगी, एज सिंपल एज दैट। अगेन नहीं समझ आ रहा तो इसको लर्न कर लो, मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखा रही हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी बता दूं तो ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा बोला जाए, मान लो कि अगर आपको ऐसा बोला जाए बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, हमेशा ऐसे याद रखना, जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है उसे आगे रखा जाता है, जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है उसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि 2 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो 2 को आगे रखा है, और n2/n1, क्यों? क्योंकि 2 को तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसे ऊपर का दर्जा देना पड़ेगा। देखो, ठीक है। और अब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ ये v1/v2। क्या अब आपको ये चीज समझ आ रही है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या अब आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये कैसे बना, ये पर्टिकुलर आपका जो इक्वेशन है ये कैसे बना, क्या आपको अब समझ आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं इस चीज की बात करूं, सॉरी थोड़ी हैंड राइटिंग गड़बड़ हो गई। सिमिलरली अगर मैं जब इस चीज़ की बात करूंगी तो क्या करूंगी मैं, n जब निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का, तो 1 को रिस्पेक्ट दे रहे 1 को आगे रखो, 1 को रिस्पेक्ट दे रहे 1 को ऊपर का दर्जा दो, तो ये क्या होगा मेरा n1/n2। और क्योंकि मेरा n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे v से, तो ये मेरा आ जाएगा v2/v1। दिस इज द रीजन ये वाला आया, दिस इज द रीजन ये वाला आया। बच्चे बहुत ऐसा मैंने देखा है कि ना समझ नहीं पाते। मेरे टाइम पे तो ना जब मैं पढ़ती थी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ना गजब क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते। मतलब उतनी पुरानी भी नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 1990s में बॉर्न हुआ ऐसा कुछ। आई एम ऑल्सो यंग एज यू आर एंड विद ग्लोइंग स्किन, बट वैसे समझाने के लिए ना आपको थोड़ा सा बेस बना रही हूँ। इफ़ यू नो दिस कंसेप्ट, क्या अगर आपको ऐसा लगता है कि आज पहली बार आपको ये कंसेप्ट समझ आया है, पहली बार आपको पता चला है कि ऑप्टिकल डेंसिटी को स्पीड से कैसे रिलेट किया जाता है, तो हिट द लाइक बटन राइट नाउ। फॉर मी, फॉर यू, फॉर एवरी अदर स्टूडेंट, जस्ट हिट द लाइक बटन राइट नाउ। ठीक है, और हाँ देखो ये भी कोई अलग बात नहीं है, ऐसा समझो कि मैंने ना जब मैं मीडिया की बात कर रही हूँ तो मैंने ना फर्स्ट मीडियम को एयर ले लिया। एयर क्या होता है मैम? आप तो गुजराती हो तो कुछ भी बोलोगे। हमको पता है एयर नहीं एयर होता है, हमको पता है ढोकला नहीं ढोकड़ा होता है। सेकेंड मीडियम को आप मान लो कि आप वाटर नहीं ले रहे हो, अभी मान लो कि मीडियम को आप कुछ भी एन ले रहे हो। ठीक है, क्या मैंने आपको बोला था कि हम मीडियम की स्पीड को v कंसिडर करते हैं, और जब एयर की स्पीड हो तो उसे c कंसिडर करते हैं। c क्या होता है मेरा? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक बार ये बोलूं कि निकालो मीडियम 2 की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर,
ठीक है, जब मुझे मीडियम 2 की स्पीड निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर, रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं अगेन, बताओ। चलो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसलिए राह देख रही हूँ भाई, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में देखो। लिख दिया, ओके, आई एक्सपेक्ट कि आपने लिख दिया होगा। जब हम लोग एयर को रिस्पेक्ट देंगे ना तो हम ऐसा लिखेंगे मीडियम 1, ठीक है, तो ये n1/n2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, उल्टा हो जाएगा, यानी v/c। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सपेक्ट में हमने किसे रिस्पेक्ट दी है, हमने रिस्पेक्ट दी है 1 को। अब अगर मैं आपसे सेकेंड बार मैं ये पूछूं कि बताओ कि विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फर्स्ट का क्या है आंसर, तो आप क्या बोलोगे, n2/1, तो ये क्या हो जाएगा n2/n1, तो ये क्या हो जाएगा c/v। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है, इसको अगर नॉर्थ जाना है इसको वेस्ट जाना है, दोनों की बनती ही नहीं है बिल्कुल, फिर भी साथ है। देखो ये टेबल लर्न नहीं करना है, कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, मैंने अपने टाइम पे किया था बट कुछ काम तो आया नहीं, मुझे काम नहीं आया तो आपको नहीं आएगा। मैं आपको उस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार कर रही हूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट, मतलब खराब से खराब क्वेश्चन आ जाए तो भी आप जो चुटकियों में कर लो। दिस इज द रीजन आई एम टेकिंग टू मच टाइम। ये आधा घंटा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम इज सिंपली नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेचारा, इसका काम धंधा ही आसान सा है, इसने बोल दिया कि अब ऑलरेडी मैंने बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रखा है ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह में, तो अब ना मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ जो मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वही मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है, ठीक है। जैसे कि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। नाउ जस्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। दिस इज अबाउट योर ऑप्टिकल डेंसिटी। मैंने ये हर चीज़ बता दी है। जब आप बात करते हो ना कि आप रेयर से डेंसर जा रहे हो मीडियम में, और जो टूवर्ड्स नॉर्मल घूमती है बच्चों, तो वो आप ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जा रहे होते हो इन जनरल, ठीक है, और वाइस वर्सा। चलो रिफ्रैक्शन बाय मिरर्स। अब इस पर्टिकुलर केस में ना सब कुछ उल्टा हो जाता है। अगर मेरा जो कनकेव कन्वर्जिंग था, तो अब जो मेरा कनकेव जो लेंस है ना वो डाइवर्जिंग हो जाता है। कैसे याद रखेंगे मैम, या तो आप एक तरीके से याद रखो कि एक लेंस का और एक मिरर का कोई भी एक, दोनों का केस याद रख लो। दूसरी चीज, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हो, आपके डायग्राम्स अगर आपको याद है तो आप रेस देख के करो। जहां जहां पे ये डॉटेड लाइन आती है ना, मतलब आपने जबरदस्ती लाइन को खींच के बनाया, देयर इज नो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइन्स। ये ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये है क्या बोलते हैं इसे, कन्वर्जिंग है। ये आपके कन्वर्जिंग नेचर का है, ठीक है। सो अब जो है हम लोग उसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे जैसे हमने आगे पढ़े थे। मैं इसमें से कुछ भी बता नहीं रही हूँ, मैं बस आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ, आपको कौन कौन से लर्न करके जाने हैं। आपने जो लाइट रिफ्लेक्शन वाले में पढ़ा था, सरकम मतलब COC पढ़ा था, फोकल लेंथ पढ़ा था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, फोकल लेंथ पढ़ा था, फोकस पढ़ा था, रेडियस पढ़ा था, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर भी है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं बच्चों, which you are supposed to remember, definitely you are needed to remember them, and मैं यहाँ पे सिर्फ बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हो सकती है, वो आप खुद से प्रिपेयर करोगे, मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे सकती। 2F2 और 2F1 जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करता है। जो मेरा F1 एंड F2 है, दैट इज माई फोकस पॉइंट। लेंस में 2 फोकस पॉइंट होता है, मिरर में एक ही फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। 2F1 2F2 F1 F2 हो गया। फिर आपका जैसे पोल था मिरर में, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अपर्चर जैसे मिरर का था, लेंस का भी होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको इंट्रोडक्शन में दिए हैं। आई वांट कि आप वो सारी चीज़ें खुद से लिख लें। प्रिंसिपल एक्सिस भी लिख ही लो, मतलब मैंने बता दिया था कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है मेरे पोल और फोकस से मिरर में, और यहाँ पे जो है आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पास करेगी, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, डायरेक्टली इस पे आते हैं।
जब इन्फिनिटी पे इमेज रखोगे तो जैसे कनकेव का था, यहाँ पे कॉन्वेक्स का होगा। एट इन्फिनिटी पे, फोकस पे और हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। एक बच्चों में इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहती हूँ कि रियल एंड इन्वर्टेड, जब हम लोग मिरर की बात करते थे ना तो वो नेगेटिव आता था, लेकिन जब आप लेंस की बात करते हो, लेंस की बात करते हो ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड जो है वो पॉजिटिव आता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट मिरर के केस में आपका पॉजिटिव आता था, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लेंस के केस में आपका नेगेटिव आता है। अगर आपको साइन कन्वेंशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो भी वीडियो जो है आप उसमें जाके देख लेना। मैंने क्या किया है वहाँ पे, ऐसे कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस करके मैंने पूरा का पूरा एक टेबल बना के दिया है आप लोगों को, जहाँ से आप पूरे साइन कन्वेंशन कर सकते हो। मैं जस्ट अभी अभी बची हूँ आप लोगों को पूरा कंसेप्ट सिखाने से, वरना फिर और आधा घंटा देना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम्स ये रहे, देखो। इन्फिनिटी पे रखा है आपका यू। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, बताओ। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? नहीं पता तो देखो वीडियो जाके, साइन कन्वेंशन के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, यू जो है यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रहा है, फोकस पे बन रही है, इमेज जो है मेरी फोकस पे बन रही है। फोकस यानी कौन सा फोकस मैम? फोकस यानी कि मेरा F2 पे बन रही है। ठीक है, कैसी बन रही है मेरी इमेज? मेरी इमेज बन रही है रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बन रही है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है पॉजिटिव इमेज मेरी होगी। क्यों पॉजिटिव होगी इसका रीजन भी दिया है मैंने उस वीडियो में, तो जरूर जाके देखना। ठीक है, अब जो है मैंने यू को रखा है थोड़ा सा और नजदीक लाया मेरे लेंस के। कहाँ रख दिया मैंने यू को बच्चों? बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F2। तो मेरी इमेज जो है वो बन रही है, थोड़ा सा और नज़दीक लाने पे मेरी इमेज जो है बन रही है, मेरी कहाँ, अरे मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ यार, मैं सेम चीज़ को क्यों बार बार बोले जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। F2 एंड 2F1 के बीच में, F1 एंड 2F1 के बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं बोलती हूँ ना तो मैं 3 चीज़ें एक साथ रिपीट कर जाती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई गेस आई एम सो एक्साइटेड टू टीच यू। ओके, अब धीरे धीरे ना हम लोग जो ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जा रहे हैं, तो क्या क्या होता है ऑब्जेक्ट के साथ जब आप उसको नज़दीक लाते जाते हो, वो इस पर्टिकुलर टेबल में लिखा हुआ है, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट। आप एक क्या चीज़ कर सकते हो कि इन सबके ना आजू बाजू उनकी साइन कन्वेंशन लिख देना, प्लस माइनस प्लस माइनस। कुछ नहीं करना है, अगर आपको वीडियो भी देखने का आलस आ रहा है तो आप क्या करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, नोट्स को डाउनलोड करो, वहां से जो मैंने टेबल बनाया ना आपके लिए, हर एक मिरर और लेंस का साइन कन्वेंशन, वो वहां जाके आप देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कनकेव मिरर की। इन्फिनिटी पे, और जैसे आपके कन्वेक्स मिरर में थे ना, वैसे ही दो आपके इसमें दे रखे हैं कनकेव मिरर में। तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर मिरर और लेंस की बात करूं तो मिरर में कनकेव वाला जो है वो लेंस में कॉन्वेक्स वाला है और मिरर में जो कॉन्वेक्स वाला है वो लेंस में कनकेव वाला है। साइन कन्वेंशन चारों की अलग अलग होती है, वो आप देख लेना। फोकस पे बनता है, देखो कंसेप्ट सेम है कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो फोकस पे बन रही है, चाहे वो चारों की बात क्यों ना कर दो, दोनों मिरर और दोनों लेंस की। बट कहाँ कहाँ और कैसे अलग बन रही है, दैट आर केसेस व्हाट विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। कहाँ काम आता है ये काम आता है ना, ये केसेस जो है आपके, सुबह मैंने नहीं बताया था तो अभी बता देती हूँ। केसेस जो है आपके सारे मिरर्स और लेंस के, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कैसे काम आता है कि आपको कोई चीज़ दी होगी, कोई चीज़ ढूंढनी होगी। मान लो आपको यू एफ दे रखा है, वी ढूंढना है, तो सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। यू तो चलो हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ की बात करूँ, दोनों मिरर और दोनों लेंस पे अलग अलग है, इसलिए वो जानना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साइन कन्वेंशन वंस आपने जान लिया मान लो, ठीक है, तो अब आपसे पूछ लिया नेचर, पूछ लिया ये, पूछ लिया वो, पूछ लिया, तो ये जो है आपको आंसर में, और ये जो है जब कभी भी आपको 3 और 4 मार्कर में पूछा जाए तो आंसर में आपको हमेशा डायग्राम बनाना है। 3 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स हमेशा वी यू एफ ढूंढने के बाद, एच ओ और एच आई ढूंढने के बाद डायग्राम बनाना है।
डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें, न्यूमेरिकल्स में। ये आपको बोला नहीं जाता है लेकिन आपको बनाना होता है। वंस यू मेक द डायग्राम ना यू विल गेट फुल मार्क्स। वो किसी भी, उसके पास रहेगा ही नहीं एग्जामिनर के पास कहीं भी मार्क्स काटने जैसा। क्या रीजन देगा वो आपके मार्क्स काटने के? देयर इज नो अदर रीजन। वंस यू मेक डायग्राम्स तो कुछ बचता ही नहीं है। वैसे भी साइंस को हमेशा डायग्रामेटिकली ही बताया जाता है, ठीक है। सो ये आप पढ़ सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग फॉर विच यू नीड माई हेल्प। आपको बस केसेस को है लर्न करना है और अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स चाहिए तो टेलीग्राम पे नोट्स को डाउनलोड करके वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। सो जैसे मिरर फॉर्मूला था, दिस इज माई लेंस फॉर्मूला। एक तो इसमें साइन कन्वेंशन चाहिए, दूसरा जो चाहिए आपको वो है कि आप ये साइन को याद रखो, मिरर में v 1/v प्लस 1/u जो है इक्वल्स 1/f होता है मिरर में, लेकिन लेंस में जो आपकी प्लस की साइन है बीच में वो माइनस में हो जाती है, ओके। और कुछ बताने लायक है वो मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये बताता है कि मेरी इमेज मेरे ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है। जब आप मिरर की बात करते हो ना तो वो -v/u होता है और hi/ho होता है। लेकिन जब आप लेंस की बात करते हो ना, ये मिरर के लिए, ये लेंस के लिए, तो वो v/u और hi/ho होता है, ठीक है। आई होप सो दिस कंसेप्ट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। मैं सिर्फ हाईलाइट कराने आई हूँ, लर्न कराने आई हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, ये जो अभी मैं इस एनसीईआरटी में लिख रही हूँ, आई यूज टू राइट इट डाउन इन माई एनसीईआरटी नोट्स। इससे क्या होता था, एग्जाम के पहले जब कभी भी लाइट चैप्टर आता था मैं पढ़ के पहले सारे साइन कन्वेंशन देख लेती थी फिर सारे ये देख लेती थी कि कैसे क्या फॉर्मूलाज हैं। भले ही गिना के 4 फॉर्मूलाज हैं लेकिन अलग अलग से अप्लाई करते हो आप। अलग अलग से कैसे अप्लाई करते हो? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। अब इस u को मान लो यहाँ भेजना है तो 1/v इक्वल्स 1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f प्लस 1/u। अब ये u जो होता है वो माइनस में होता है। अब बच्चे ये बात समझ ही नहीं पाते कि ये माइनस जो है यहाँ जाके इसको माइनस कर देता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिरर लेंस वगैरह के अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके तो ये न्यूमेरिकल्स भी मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं और वो करवा भी दिए थे, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। सो आपका ऑफिशियली दिस इज ओवर, बट लेट्स गो टू ग्लास स्लैब वंस। मैं जानती हूँ मैं भूल गई हूँ, बिफोर आप मेरी बेइज्जती करो कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छा है। ग्लास स्लैब के लिए सबसे पहले ये देखो, ये जो मेरा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। चलो इस कलर से दिख ही रहा है, चलो इसी से लिखो, कोई बात नहीं, सब इससे लिखा है। तो ये है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा समझो कि ए बी मेरा पैरेलल है सी डी से, और ये यहाँ पे जेड फॉर्मेशन है, ठीक है। आई होप सो कि ये, मुझे पता ही नहीं दिख रहा है क्या, होप सो छोड़ो, कुछ और कलर यूज करना पड़ेगा। मैम यू कांट होप ऑलवेज, आप हमेशा होप करके छोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना, बता देती हूँ भाई, भड़कते काहे हो, ठीक है। यहाँ से देखो, ये आपका आर है, ये आपका आई है, ये आपका आर हो जाएगा क्यों, जेड फॉर्मेशन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मेरा एंगल, चलो मैं नाम दे देती हूँ, ये मेरा एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है। हम आई आर ई के बेस पे बात ही नहीं कर रहे, हम 1 2 3 4 के बेस पे बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2 इक्वल्स एंगल 3 हो जाएगा। लिखती कैसे हूं मैं इसे, मैंने आपको अभी अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखाया, ग्लास और एयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो साइन ऑफ आई जो मेरा एयर मीडियम का है अपॉन साइन ऑफ आर जो मेरा सेकेंड मीडियम का है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि n2 अपॉन n1? हाँ मैम लिख सकते हो, ठीक है। जब अब ग्लास से वापस मेरा एयर में जा रहा है तो हम विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात करेंगे, अब एयर की, ठीक है। कितना चेंज हुआ ग्लास में, विथ रिस्पेक्ट टू एयर की बात करेंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, अब ये साइन ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लास से यहाँ देखो, जब यहां से यहां आ रहे थे, यहां से यहां, तो ये फर्स्ट एंगल मेरा आई था, सेकेंड एंगल मेरा आर था। लेकिन जब आप यहां से यहां जा रहे हो सॉरी, फर्स्ट एंगल मेरा आर है और लास्ट एंगल मेरा ई है, ठीक है। तो यहां मैं कैसे लिखूंगी, साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ ई इक्वल्स n2 बाई नहीं n1 बाई n2, सॉरी
विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग इस बार एयर की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे N1/N2। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज का रेसिप्रोकल कर दूं आपको, तो ये क्या ऐसे नहीं हो जाएगा कि साइन ऑफ E अपॉन साइन ऑफ R इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा N2/N1। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंपेयर करो फर्स्ट इक्वेशन से। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, गया गया, कहाँ गया, गिरा। ये थर्ड इक्वेशन को मेरे कंपेयर करो फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इक्वल्स टू, इस तरफ मेरा उल्टा हो गया था, साइन ऑफ E साइन ऑफ R, साइन ऑफ R कट हो जाएगा, साइन ऑफ I इक्वल्स साइन ऑफ E। क्यों करते हैं मैम हम लोग ऐसा? जब ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाते हैं ना, तो आपको ये चीज प्रूव करनी होती है। कितनी गंद बचा रखी है मैंने। आपको ये चीज प्रूव करनी होती है कि ये जो लाइंस आपको दोनों दिख रही है ना, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, आपको इन दोनों को ना पैरेलल प्रूव करना होता है। उसको पैरेलल इस तरीके से प्रूव किया जाता है। अगेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सर्च करो काव्या भट्ट, वहाँ पे लिखे लिखाए बने बनाए नोट्स हैं, वहाँ से उसे डाउनलोड कर लो पीपीटी फॉर्म में। और अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझनी है तो मेरा कंसेप्चुअल वीडियो देख लो, वो वाला छोटा सा है, 1-1.5 घंटे का है, 2x के स्पीड में देखोगे तो हो जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैंने आपसे पूछे थे, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि हर दिन मैं आपके लिए कुछ नया लेके आ सकूँ जो आपके बोर्ड 2024-25 को एस करने के लिए हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो।